जो हमने 3 वीडियोस डाले हैं वो बेस्ड है टोटली क्लस्टरिंग टॉपिक पे, और हमने ए टू जेड जितना भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सब हमने कवर किया उसमें, राइट, उस 3 वीडियो में। अगर तुमने नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ ऊपर कहीं आपको उसका लिंक मिल जाएगा, राइट, जस्ट गो क्लिक ऑन इट और आप उसको देखो, राइट। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन के बारे में चीजें क्लियर नहीं है, आप उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो आप उसको वॉच कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, राइट। और इस एक ही वीडियो में हम पूरा क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे जो हमारा होता है डेटा वेयरहाउस डेटा माइनिंग के अंदर, फाइन। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला देखो यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है इफ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉल्व सम एमसीक्यू बेस्ड ऑन द टॉपिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, तुम क्लस्टरिंग पढ़ रहे हो इससे पहले वाले वीडियो में, आज मैं तुमको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। पहले तो मैं ये बता दूं, चाहे बात करो आप क्लासिफिकेशन की, चाहे बात करो आप क्लस्टरिंग की, ये दोनों मेथड्स जो हैं ये यूज होते हैं क्या करने के लिए, ग्रुप्स को बनाने के लिए, राइट। क्या बनाने के लिए? ग्रुप्स को बनाने के लिए ये दोनों मेथड यूज होते हैं, राइट। जहां पे जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना उनके अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं जो एक तरह के हो, राइट। मतलब अगर मेरे पास कोई डेटा दिया हुआ है और वो डेटा अगर मैं क्लासिफिकेशन को दूं या क्लस्टरिंग को दूं, तो वो उस डेटा के अंदर जितने भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेम तरह के होंगे उनको लेके एक अलग ग्रुप बनाएगा, और जितने भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो थोड़े अलग तरह के होंगे लेकिन आपस में सिमिलर होंगे उनको लेके एक अलग ग्रुप बनाएगा, राइट। तो इन दोनों का काम बस यही है कि एक ग्रुप बनाते हैं डेटा सेट को यूज करके, फाइन। तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग ये दोनों ऐसे मेथड हैं जिसको मैं यूज करता हूँ क्या क्रिएट करने के लिए, ग्रुप्स, राइट। जहां पे जो ग्रुप होता है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं या सेम एट्रीब्यूट के होते हैं, फाइन। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, राइट। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। दोनों का यूज करके ग्रुप्स बनाते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं और उनका एट्रीब्यूट सेम रहता है, फाइन। अब यहाँ पे बात हो गई, जब ये दोनों यूज होते हैं ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, राइट। अगर ये दोनों जब ग्रुप ही बनाते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन जो है वो वर्क करता है लेबल्ड डेटा के साथ, क्लासिफिकेशन वर्क विद लेबल्ड डेटा, वेयर एज माई क्लस्टरिंग वर्क विद अनलेबल्ड डेटा, राइट। अभी लेबल्ड डेटा अनलेबल्ड डेटा क्या होता है इसको समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे कह रहा है मान लो कि तुम्हारे पास इमेज है, कई सारे कैट्स की इमेज है, कई सारे डॉग्स की इमेज है, और उन सारी इमेज के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि कौन से कैट है और कौन सा डॉग है, राइट। तो इस तरह के डेटा को मैं क्या कहता हूँ? लेबल्ड डेटा कहता हूँ। मीन्स जहां पे हमारा जो भी डेटा है ना उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है जो मुझे बता रहा है कि मेरा डेटा किस टाइप का। बस उसी सेम टाइप के जितने भी डेटा रहेंगे उसको लेके मैं एक ग्रुप बना दूंगा, किसके अंदर? जब मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये किसके ऊपर काम करता है? लेबल्ड डेटा के अंदर, जहां पे लेबल्ड जो होते हैं उनके ऊपर मतलब जो भी मेरे पास डेटा रहता है ना उसके ऊपर ऑलरेडी क्या लगा रहता है? लेबल लगा रहता है जो मुझे बताता है कि डेटा किस टाइप का है। तो जो भी सेम तरह के डेटा होंगे मैं उसको एक ग्रुप में रख दूंगा, जो डिफरेंट तरह के होंगे उसको मैं दूसरे ग्रुप में रख दूंगा, फाइन। सो दैट्स व्हाट माय लेबल डेटा इज। अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, मैं अगर ये कहूं तुमसे कि तुम्हारे पास कैट्स और डॉग्स की इमेजेस है, राइट, या किसी भी एनिमल की इमेज है लेकिन वहां पे कोई लेबल नहीं, तुमको खुद से पहचानना है दैट वेदर इट इज अ कैट और वेदर इट इज अ डॉग, राइट। तुम क्या करोगे? तुम उसके बिहेवियर को देखोगे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखोगे, उसके एट्रीब्यूट को देखोगे, और जो भी कुछ इमेजेस आपको दिखेंगे जिसमें सिमिलैरिटी होगा आप उसको लेके एक ग्रुप बनाओगे, राइट। इसको मैं क्या कहता हूँ? अनलेबल्ड डेटा। जहां पे मुझे नहीं पता रहता कि मेरे डेटा में जो चीजें है ना वो क्या है, बट लेबल्ड डेटा के अंदर मुझे पता रहता है कि जो चीजें हैं वो हैं क्या। तो जो सेम तरह की चीजें होंगी उनको लेके एक ग्रुप बनाऊंगा, जो डिफरेंट तरह की होगी उनको लेके एक ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ पे मैं खुद से सीखूंगा, पहचानूंगा कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, उसी को लेके मैं क्या करता हूँ? ग्रुप्स बनाता हूँ, फाइन। तो लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा तुम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह के डेटा पे काम करता है? लेबल्ड डेटा, है ना। जो क्लस्टरिंग है वो किस तरह के डेटा पे काम करता है? अनलेबल्ड डेटा, राइट। ये दोनों यूज होते हैं क्या करने के लिए? ग्रुप्स बनाने के लिए। ये दोनों क्या क्या करने के लिए यूज होते हैं? ग्रुप्स बनाने के लिए, राइट। किनका ग्रुप्स बनता है? एलिमेंट जिनका टाइप और एट्रीब्यूट क्या हो? सेम, फाइन। अब क्लासिफिकेशन जब भी ग्रुप बनाएगा या क्लासिफिकेशन के अंदर जब भी ग्रुप बनेगा तो उसको मैं क्या कहता हूँ? क्लासेस। क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ग्रुप्स बनता है उसको मैं कहता हूँ क्लासेस। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप किसकी मदद से बना हुआ है? लेबल्ड डेटा की मदद से बना हुआ है। क्लस्टरिंग के अंदर जो भी ग्रुप्स बनता है उसको मैं क्या कहता हूँ? क्लस्टर्स। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्रुप बना हुआ है किसकी मदद से बना हुआ है, अनलेबल्ड डेटा की मदद से। आई होप इतना बेसिक अभी तक क्लियर होगा कि इन दोनों का यूज करके मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका टाइप और एट्रीब्यूट सेम रहता है। अब क्लासिफिकेशन किस पे काम करता है, लेबल डेटा पे। और लेबल डेटा क्या करते हैं हम लोग, लेबल डेटा पे काम करके क्या बनाते हैं, ग्रुप्स, जिसको मैं क्या कहता हूँ, क्लासेस। क्लस्टरिंग किस पे काम करता है, अनलेबल्ड डेटा पे। अनलेबल्ड डेटा से क्या बनाता है, ग्रुप, और उस ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर्स। राइट, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एग्जांपल समझ लिया कि लेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है। फाइन, अब दो चीजें और उसको समझते हैं, फिर हम एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे समझना। पहला होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। इन दोनों का काम क्या है, देखो जहां पे बात होगा कि मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को लेबल्ड डेटा के साथ ट्रेन करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं उसको क्या कहूंगा, सुपरवाइज लर्निंग। मीन्स मैं उसको पहले से बता दे रहा हूँ कि ये इस तरह का डेटा, ये इस तरह का डेटा। अब तुम बस इसी तरह का डेटा और अगर तुमको कहीं दिखे तो उसको मिला के ग्रुप बना दो। फाइन, तो अगर मैं लेबल्ड डेटा के साथ ट्रेन कर रहा हूँ अपने मॉडल को तो उसको मैं क्या कहता हूँ, सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में मैं उसको ट्रेन किसके साथ करता हूँ, अनलेबल्ड डेटा के साथ, जहां पे उसको कुछ नहीं पता रहता है कि डेटा किस तरह का। वो खुद से सीखता है और क्या करता है, क्लस्टर्स बनाता है उन चीजों का। राइट, तो सुपरवाइज लर्निंग किसके साथ काम करता है, लेबल्ड डेटा के साथ। अनसुपरवाइज लर्निंग किसके साथ काम करता है, अनलेबल्ड डेटा के साथ। फाइन, थोड़ा आगे चलता हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन सम केसेस क्वेश्चन सीधे सॉल्व करते हैं। इन सम केसेस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज डिजायर टू सेगमेंट देयर क्लाइंट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स in order to send suitable related subscription offer. This can be considered as an example of which of the following method. क्या ये सुपरवाइज लर्निंग है, क्या ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, और दो ऑप्शन और दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, कंपनीज जो है ना वो क्या करना चाहती हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको किसमें डिवाइड करना चाहती हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स के ग्रुप्स में। राइट, जिसकी मदद से वो क्या कर पाए, उनको रिलेटेड सब्सक्रिप्शन ऑफर दे पाए। फाइन, अब यहाँ पे जो क्लाइंट्स है वो किसी भी तरह का हो सकता है कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसको कुछ चीजें पसंद हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जो चीजों को खरीदता हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसको कोई स्पेसिफिक चीजें ही पसंद हो। राइट, तो अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे डेटा, बट वी डोंट नो व्हाट क्लाइंट इज। राइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लाइंट, हमें नहीं पता नेचर ऑफ क्लाइंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट्स के बिहेवियर को पढ़ेंगे, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स के साथ मैच कर रहा है, फिर हम उस क्लाइंट्स को लेके ग्रुप बनाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं है। राइट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नथिंग बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। किसका एग्जांपल होगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स है और मैं क्लाइंट्स को मतलब पढ़ के आइडेंटिफाई करके मींस खुद से समझ के क्या करूंगा, जितने भी सिमिलर क्लाइंट्स होंगे उनको लेके एक ग्रुप बनाऊंगा और जितने भी दूसरे तरह के क्लाइंट होंगे उनको लेके एक ग्रुप बनाऊंगा। राइट, तो दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सेकंड, हाउ टू डिफाइन क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। किसी भी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, देखो क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी को डिफाइन करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट मेरे पास दिया हुआ है, राइट, तो अगर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। राइट, अगर किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी को मैच कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी को मेजर कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूंगा, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। So measure of the accuracy of the classification of a concept that is given by certain theory is nothing but classification accuracy. तो अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट का अगर मुझे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और उस क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी को मेजर कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या कहूंगा, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। फाइन, और थर्ड क्वेश्चन है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स के पास खुद का कोई डेटा नहीं रहता, मीन्स उसके पास कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं रहता, वो सब खुद से सीखता है। राइट, जब खुद से सीखता है तो मतलब वो कौन सा मेरा लर्निंग होगा, दैट्स नथिंग बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। राइट, यहाँ पे मेरे पास कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, तो दिस इज नथिंग बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज you are given data about seismic activity in United States and you want to predict the magnitude of the upcoming earthquake। तो मेरे पास देखो पुराना डेटा है, एक पुराना डेटा है जो कि ऑलरेडी लेबल्ड है कि इतने क्या कहते हैं उसको, इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, इतने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, इतने मिनिमम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और हर मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू है, उसका क्या मतलब है, ये सब मेरे पास पहले से। तो अगर इन केस इन फ्यूचर मेरे पास कोई भी अर्थक्वेक आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करके ये बता सकता हूँ कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। क्या वो बहुत ज्यादा
डेंजरस था, क्या वो उतना ज्यादा डेंजरस नहीं था, क्या उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया या उसने उतना ज्यादा डैमेज नहीं किया। फाइन, तो ये सारे डेटा को मैं निकाल सकता हूँ। सो अगर मैं बात करता हूँ सिस्मिक एक्टिविटी की, किसको लेके, अर्थक्वेक की, और मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा अर्थक्वेक का वो क्या होने वाला है। राइट, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ लेबल्ड है, पहले से मुझे पता है कितने मैग्नीट्यूड का मतलब कितना और कितना वो डेंजरस है। फाइन, सो दिस इज नथिंग बट सुपरवाइज लर्निंग। क्यों? क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, सुपरवाइज लर्निंग किसके साथ काम करता है, लेबल्ड डेटा, बट अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क ओनली विद अनलेबल्ड डेटा। फाइन, नाउ द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर इन अनलेबल्ड डेटा। अगर मैं अनलेबल्ड डेटा के अंदर हिडन स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहता हूँ, देखो बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है, डेटा कौन सा है, अनलेबल्ड। जब भी डेटा अनलेबल्ड रहेगा तो किस तरह की लर्निंग का यूज करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर लेबल्ड होता तो कौन सा होता, सुपरवाइज लर्निंग। फाइन, नाउ डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, देखो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो भी मेरा प्रोग्राम है, जो भी मेरा प्रोग्राम है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, या जो भी मेरा प्रोग्राम है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, लॉजिकल एट्रीब्यूट पे। राइट, ये दोनों मेरे से हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड सी। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब जो मेरा प्रोग्राम है ना ही वो डिपेंड करता है फिजिकल एट्रीब्यूट ना ही लॉजिकल एट्रीब्यूट, किसका, डेटा के। राइट, जो मेरा प्रोग्राम है वो डेटा के ना ही फिजिकल एट्रीब्यूट पे डिपेंड करेगा ना ही लॉजिकल एट्रीब्यूट पे डिपेंड करेगा। इसी को मैं क्या कहता हूँ, डेटा इंडिपेंडेंस। फाइन, नाउ व्हाट इज अ क्लस्टर, व्हाट इज अ क्लस्टर। देखो क्लस्टर जो होता है वो क्या होता है, कई सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है। राइट, जो डिफर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, राइट, या किसी दूसरे ग्रुप से। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। नाउ डेटा अबाउट अ डेटा, अगर किसी डेटा के बारे में मैं डेटा आपको दे रहा हूं तो उसको मैं कहता हूं मेटा डेटा। राइट, अगर किसी डेटा के बारे में आपको डेटा दे रहा हूं तो मैं उसको क्या कहता हूं, मेटा डेटा। फाइन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर डेटा क्लासिफिकेशन। इसमें से ऐसा कौन सा सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जिसको मैं यूज करता हूं डेटा क्लासिफिकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम इज नथिंग बट डिसीजन ट्री। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम इज नथिंग बट डिसीजन ट्री, जिसको मैं किसके लिए यूज करता हूँ, डेटा क्लासिफिकेशन के लिए। फाइन, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में डेटा क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, देखो इसकी जरूरत है अगर मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, मैं ग्रुप करना चाहता हूँ सिमिलर आइटम्स को एक साथ, राइट, उनके एट्रीब्यूट के बेसिस पे, तो मैं किसका यूज करता हूँ, डेटा क्लासिफिकेशन का। राइट, डेटा क्लासिफिकेशन का बस एक ही काम है कि वो ग्रुप करता है सिमिलर आइटम्स को एक साथ, है ना, कैसे उनको पहचानते हैं कि वो सिमिलर है, विद द हेल्प ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स और द प्रॉपर्टी दे पोजेस। राइट, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। देखो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन होता है, बट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन नहीं होता है। राइट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। राइट, which of the following algorithm is commonly used for binary classification। देखो जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है ना, तो इसमें से मैं उसमें क्या यूज करता हूँ, इसमें से मैं इसमें क्या यूज करूंगा। सो याद रखना जब भी बात होगी बाइनरी क्लासिफिकेशन की, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। हम लोग किसका यूज करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन। राइट, हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन डेटा माइनिंग। देखो एक चीज याद रखना कि जो रिग्रेशन होता है वो हमेशा किस पे काम करता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल पे। राइट, और जो क्लासिफिकेशन है किस पे काम करेगा, कैटेगरिकल वेरिएबल या लेबल्ड डेटा। या तो आप इसको कैटेगरिकल वेरिएबल कह लो या तो आप इसको क्या कह लो, लेबल्ड डेटा। और अगर मैं बात करूं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन क्या प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। राइट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट करता है कैटेगरिकल वेरिएबल, वेयर एज रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस वेरिएबल। फाइन, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर मेरे पास कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल दिया हुआ है और इसकी परफॉर्मेंस को मुझे मेजर करना है, राइट, मुझे किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, F1 स्कोर। F1 स्कोर एक मैट्रिक्स है जिसका मैं यूज किस लिए करता हूँ, अगर मैं किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को क्या करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज F1 स्कोर। फाइन, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग इसमें से कौन से एल्गोरिथम का यूज करते हैं, मल्टी क्लास एल्गोरिथम, मतलब मल्टी
क्लास क्लासिफिकेशन के लिए इसमें से कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है वो यूज होता है किसके लिए? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। फाइन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम फॉर डेटा क्लासिफिकेशन? देखो, इसका डिसएडवांटेज बस ये है कि ये थोड़ा सेंसिटिव होता है इररिलेवेंट फीचर्स को लेकर, राइट? इट इज अ बिट सेंसिटिव। अगर कोई भी इररिलेवेंट फीचर या इररिलेवेंट डेटा मैंने इसको दे दिया तो ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाता है, राइट? सो इट्स नॉट सेंसिटिव, राइट? सो ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, इनसेंसिटिव, सॉरी। ये क्या हो जाता है? ये सेंसिटिव हो जाता है किसको लेके? इररिलेवेंट फीचर्स को लेके। ये किसका डिसएडवांटेज है? के नियरेस्ट नेबर, जिसको शॉर्ट में मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? के एन एन, right? KNN algorithm. This is nothing but a data classification algorithm. Fine. Now, what is ensemble learning in the context of data classification? Ensemble learning का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं data classification की, देखो, ensemble learning का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से क्या करते हैं? काफी सारे क्लासिफायर्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। काफी सारे क्लासिफायर्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्या करने के लिए? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं बहुत सारे क्लासिफायर्स को कंबाइन कर रहा हूँ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसी को मैं क्या कहता हूँ? एनसेम्बल लर्निंग। किसके अंदर? डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का इसमें से एग्जांपल कौन है? ओके, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन इमेज, क्लासिफाइंग इमेजेस ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर स्पेसीज। अगर मैं एनिमल्स के इमेजेस को क्या करना चाहता हूँ? स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, राइट? किसके बेसिस पे स्पेसिफाई करना चाहता हूँ? कि वो किस स्पेसीज को बिलोंग करता है, राइट? तो दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लास कंपैरिजन इन डेटा क्लासिफिकेशन? क्लास कंपैरिजन का मेन पर्पस क्या है डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर? या डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्लास कंपैरिजन क्यों करते हैं? देखो, मेन काम जो है क्लास कंपैरिजन का वो यही है कि हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, राइट? मेरे पास जितने भी अलग अलग तरह के डेटा मॉडल्स हैं किसी भी दिए हुए डेटा सेट के ऊपर, मैं उनकी क्या कंपेयर करता हूँ? परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपैरिजन। तो क्लास कंपैरिजन की मदद से जितने भी मेरे पास क्लासिफिकेशन मॉडल है किसी एक डेटा सेट के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस को मैं क्या करता हूँ? कंपेयर करता हूँ। मैं ये चेक करता हूँ कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। फाइन। Now, which of the following algorithm is a statistical based algorithm used in data mining? इसमें से ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिथम है जिसको मैं किसके अंदर यूज करता हूँ? डेटा माइनिंग के अंदर यूज करता हूँ। तो द करेक्ट आंसर इज नाइव बेस्ड एल्गोरिथम, राइट? नेव बेस्ड एल्गोरिथम ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिथम है जिसको मैं यूज करता हूँ डेटा माइनिंग के अंदर। नाउ व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम इन डेटा माइनिंग? जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं डेटा माइनिंग के अंदर, राइट? तो इसका बस एक ही यूज है। इसका मैं यूज करता हूँ किस लिए? अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ या मेजर करना चाहता हूँ सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी किसके बीच में? ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगर मेरे पास कोई डेटा सेट दिया उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, अगर उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में मैं सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी को फाइंड करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करता हूँ? डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। किसके अंदर? डेटा माइनिंग के अंदर। Now, which of the following is not a distance metric commonly used in distance based algorithm? देखो, यूक्लिडियन यूज होता है, मैनहट्टन यूज होता है, कोसाइन यूज होता है, राइट? इसमें से जो यूज नहीं होता है एज अ डिस्टेंस मैट्रिक जो यूज नहीं होता है वो आपका होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट? इट इज नॉट यूज एज अ डिस्टेंस मैट्रिक फॉर डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, राइट? डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम के लिए ये तीन यूज होते हैं, बट पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज नहीं होता है। Fine. Now, which of the following algorithm is a decision tree based algorithm used in data mining? Decision tree based algorithm कौन सा है इसमें से जो यूज होता है किसके अंदर? डेटा माइनिंग के अंदर। इसका जो सही आंसर वो है C4.5 एल्गोरिथम। C4.5 एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो किसके अंदर यूज होता है? डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर, राइट? जिसको मैं यूज करता हूँ किसके अंदर? डेटा माइनिंग, राइट? बेसिकली फॉर डेटा क्लासिफिकेशन। Now, what is the purpose of a decision tree algorithm in data mining? Data mining के अंदर जो डिसीजन ट्री है ना उसका काम क्या है? देखो, जो डिसीजन ट्री है डेटा माइनिंग के अंदर उसका काम है मॉडल को क्या करना? प्रेडिक्ट करना, मॉडल को क्रिएट करना, राइट? और वो मॉडल इस काबिल होना चाहिए कि वो क्या कर पाए? प्रेडिक्ट कर पाए। क्या प्रेडिक्ट कर पाए? टारगेट वेरिएबल, या जो मेरी टारगेट वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट कर पाए बेस्ड ऑन दी इनपुट्स प्रोवाइडेड,
राइट, या उसके पास जितने भी मैंने इनपुट वेरिएबल दिए हैं उसको यूज करके एक आउटपुट मुझे निकाल के दे पाए, राइट। अगर मैं इस तरह का मॉडल क्रिएट कर पा रहा हूँ तो वो मैं किसकी मदद से करता हूँ, डिसीजन ट्री की मदद से। तो डिसीजन ट्री का मेन पर्पज है क्रिएट करना मॉडल दैट कैन प्रिडिक्ट टारगेट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इनपुट वेरिएबल्स, राइट। Now which of the following is an advantage of the k nearest neighbor algorithm, a distance based algorithm for data mining? So k nearest neighbor algorithm का फायदा क्या है? k nearest neighbor का फायदा बस ये है कि ये दोनों तरह के डेटा को हैंडल कर सकता है, चाहे वो डेटा आपका कैटेगोरिकल हो, चाहे वो डेटा आपका कंटिन्यूअस हो, राइट। दोनों तरह के डेटा को ये क्या कर सकता है, आपका हैंडल कर सकता है। Now which of the following is a disadvantage of the decision tree algorithm in data mining? डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज क्या है अगर मैं बात करूं डेटा माइनिंग की, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सेंसिटिव है किसको लेके, नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा या अगर कोई आउटलायर प्रेजेंट है मेरे डेटा सेट के अंदर, तो ये जो एल्गोरिथम है ये उतना अच्छा या उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता है, राइट। Now which of the following is a common metric used to evaluate the performance of a decision tree algorithm in data mining? इसमें से ऐसा कौन सा मैट्रिक है जिसको मैं यूज करता हूँ क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। क्या इवेल्युएट करने के लिए, परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस, मेरे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस। तो अगर मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहता हूँ तो मैं यूज करता हूँ गिनी इंडेक्स का। मैं किसका यूज करता हूँ, गिनी इंडेक्स का, राइट। सो ये है हमारे कुछ एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर तुम इसको सॉल्व कर ले रहे हो, देयर इज नथिंग मोर देन दिस है ये टॉपिक क्लासिफिकेशन, राइट। तो हमने क्लासिफिकेशन का टॉपिक भी खत्म कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। तो इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो रहेगा डेटा विजुअलाइजेशन टॉपिक पे। हमने क्लस्टरिंग खत्म कर दिया, हमने क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, राइट। तो अगर तुमने क्लस्टरिंग का वीडियो नहीं देखा तो जस्ट गो एंड वॉच इट, ताकि तुमको ये जो कुछ बेसिक्स मैंने बताए ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, फाइन। सो दिस इज द पार्ट 4 एंड नाउ अब मैं चलता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द लेके आता हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जस्ट लर्न। ओके, थैंक यू।